नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हेमंत अत्री जी के साथ। सबसे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जी, हेमंत जी, राहुल गांधी अक्सर एक बात कहा करते हैं कि वो जिस बात को ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास सबूत हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि 6 महीने से उनकी टीम लगी हुई है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जो सबूत हैं दरअसल वो एटम बम है। और आज की तारीख में राहुल गांधी ने वो एटम बम फोड़ दिया। अब ये जो एटम बम फूटा है, इसके बाद से सवाल ये भी उठ रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार चुनाव आयोग का बचाव करती नजर आती है, वो अब कहां अपना चेहरा छिपाएंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे। और सबसे पहले हम चाहते हैं जरा दर्शकों को हेमंत जी, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा राहुल की आज की पीसी का वो सुनाया जाए। सुनाइए जरा। Total votes in the assembly of Madhavpura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. हेमंत जी, सवालों की तरफ चलेंगे और पहला सवाल है, राहुल गांधी को ये काम क्यों करना पड़ा? सबसे पहला सवाल। और इसलिए ये सवाल क्योंकि चुनाव आयोग तो भाई एक ऐसी संस्था है, लोकतंत्र है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पंत प्रधान कहीं भी जाते हैं तो इस बात पे अपना सीना ठोकते हैं। चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, उसके ऊपर तमाम विपक्षी दलों को भरोसा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को 6 महीने के लिए 30-40 लोगों की टीम बिठानी पड़ी। 7 फीट का जो कागज का बंडल, अभी दिखाएंगे हम वो भी दर्शकों को, 7 फीट का कागज का बंडल चुनाव आयोग ने थमा दिया। और उसमें से बड़ी मेहनत करके ये कुछ आंकड़े उन्होंने निकाले, 5 तरीके बताए। क्या क्या चोरी पकड़ी गई है हेमंत जी, दर्शकों को जरा बताइए, ब्रीफ ब्रीफ कीजिए। स्वप्निल भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, हमारे जो बहुमूल्य जो लोकतंत्र है, जो इस देश का अर्जित लोकतंत्र है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कोई है तो वो है वोट का अधिकार। और एक वोट, एक नागरिक, चाहे वो आप राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई फकीर। ये जो आज राहुल गांधी ने उजागर किया है, ये बहुत बड़ा है। बहुत, इसका स्केल अगर आप देखेंगे तो इसकी केवल, अभी तक आपने सुना था 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, कोई गलती से इनएडवर्टेंटली छूट गई, कोई जुड़ गई, उस टाइप की। लेकिन ये सारे का सारा एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड काम है। ये बिना ऑर्गेनाइज किए हो ही नहीं सकता। एक विधानसभा के अंदर स्वप्निल भाई, अगर 1,02,250 वोट मैनिपुलेटेड है, सबूतों के साथ, लिस्ट के साथ, एक एक कागज के साथ, उसके बाद क्या बचता है? और ये क्यों करना पड़ा, दर्शकों को देखिए, एक एक चीज हमें खोल के बतानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने 50 मिनट एक कुशल शिक्षक के तौर पर पहले पूरे मामले को खुलासा किया, स्लाइड्स के माध्यम से, बाकायदा जैसे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होती है उस टाइप की। ये प्रेजेंटेशन आप दर्शकों को दिखाते रहिएगा साथ के साथ। अब सवाल ये कि 50 मिनट तक उन्होंने ये सारा किया और 19 मिनट तक उन्होंने सवालों के जवाब दिए, बड़े बेबाकी के साथ, सारे सवालों के जवाब। तो ये करना क्यों पड़ा, सबसे इसकी बैकग्राउंड जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। बता दें दर्शकों को कि बेंगलोर के अंदर, जो कर्नाटक की जो बेंगलोर राजधानी है, उसमें बेंगलोर सेंट्रल एक लोकसभा सीट है। इसमें कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। ये सीट पिछली बार जो 2024 में चुनाव हुआ, कांग्रेस केवल 32,707 वोटों से हारी थी केवल, और उसमें कंस्टिट्यूंसी होती है 7।
यहां पर इन्होंने एक छह 7 में से 6 कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीती, हैंड्स डाउन जीती, और एक कंस्टिट्यूंसी जो महादेवपुरम है उसके अंदर बीजेपी जीती। और बीजेपी कितनी वोटों से जीती वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उसने 6 कंस्टिट्यूंसी को बराबर कर दिया। जो कांग्रेस की जीत थी 6 कंस्टिट्यूंसी में, इस एक कंस्टिट्यूंसी में उसने निपटा दिया। यहां पर बीजेपी को जीत मिली महादेवपुरम में 1,14,046 वोटों यहां पे मिली। और उससे जो कांग्रेस की 6 कंस्टिट्यूंसी की लीड थी वो हार में बदल गई और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव 32,707 वोटों से हार गई। यानी कि एक विधानसभा में किया गया खेल 6 में नहीं किया, एक में फोकस किया और वहां से पूरा लोकसभा का चुनाव का परिणाम बदल दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमें शुरू में जो हमने अपना सर्वे कराया था, कांग्रेस हर एक पार्टी कराती है अपना इंटरव्यू, कि हमें कर्नाटक में 16 सीटें आने की उम्मीद थी और 9 आई। हम बड़े पैमाने पे ये फॉरेंसिक एनालिसिस करना चाहते थे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है और इलेक्शन कमीशन कॉपरेट नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दे रहा था, जिसको मशीन रिकग्निशन के हिसाब से किया जा सके या डिजिटल रिकग्निशन हो सके। तो उनको फिर मजबूरी में क्या करना पड़ा कि जिन 6 सीटों में जीते थे उसको उन्होंने छोड़ दिया और जिस एक सीट में महादेवपुरम में हारे थे उसका फॉरेंसिक एनालिसिस कर दिया उन्होंने। और वो कैसे हुआ ये भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी। ये एक सेकंड, चुनाव आयोग, हेमंत जी ये तस्वीर आ गई है जो आज राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया। इसमें जो कागज का ढेर दिख रहा है, इस कागज के ढेर से ये सबूत निकाले हैं राहुल गांधी ने, और ये मशीन से पढ़ा नहीं जा सकता, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे। ये क्या कागज है आशीष भाई? हर चीज को क्या नाम है, सुनील भाई माफ कीजिएगा, ये जो दर्शक है, जो कागज ढेर है कागजों का, ये क्या चीज है? आमतौर पर जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जाना जाता है। अगर पार्टियों को आपने, जब एक तरफ तो आप सेफ पेपर कहते हो, जंगल बचाने की बात करते हो, वो आपसे डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांग रहे हैं और आप ये 300-400 कागजों किलो का ढेर दे रहे हैं। पहली बात तो सरकार का, चुनाव आयोग का फंक्शनिंग देख लीजिए। ये जितने कागज आप देख रहे हैं इसमें से ये क्या इसमें लगाया है आपको पता है? चुनाव आयोग ने दीज पेपर्स छपी है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन नहीं हो सकता इसमें। व्हाट इज दैट? आपने एक कागज के अंदर में दिया तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसके अंदर उसको कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, लेकिन जो चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है इसमें उसको बार कर दिया गया है। यानी कि ये लिस्ट कंप्यूटर से आप चाहो फटाफट एनालिसिस के लिए तो स्कैन नहीं होगी, तो मंशा संदिग्ध होगी या नहीं होगी? एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया का जो जिक्र करते हैं और चुनाव आयोग कागजों के गट्ठे पकड़ा देता है कि ले जाइए। राहुल गांधी आपको पता है बहुत ही जिद्दी आदमी है, उन्होंने एक पूरी टीम लगाई 40-50 लोगों की और ये महादेवपुरम की जो सीट थी इसका एक एक डेटा मैनुअली फीड कराया कंप्यूटर के अंदर, मैनुअली, और उसको फिर फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया और उसका जो डेटा आया वो चौंका देने वाला है, जिसका आपने जिक्र किया। अब ये देखिएगा, एक कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं महादेवपुरम, डुप्लीकेट मतदाता वोटर की कई जगह वोट, कई बूथों पर वोट 11,965। सोचिएगा, फर्जी और अमान्य पते। फर्जी पता क्या है? कोई क्लब का एड्रेस दिखाया है उन्होंने, आपका हाउस नंबर 0 वो पता, और तमाम ऐसी लिस्ट दिखाई उन्होंने, पूरे के पूरे ये जो 40,009 के 9 नाम दिखाए उन्होंने फाइल के साथ। हर एक कैटेगरी की अलग अलग फाइल उन्होंने पब्लिक किया, पब्लिक डोमेन में। ऐसा सबूत 1947 से लेकर आज तक किसी व्यक्ति और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं किया है। सही मायने में एटम बम कह रहे थे, और ये कोई छोटी चीज नहीं है। उसके बाद एक पते पर थोक में मतदाता, उन्होंने घर दिखाए, 1 बेडरूम 1 स्टोरी घर, और उनके अंदर 80 वोट 60 वोट, और वहां पर बाकायदा टीमें भेजी कि जाकर के, और वहां बताया कि वहां 2 आदमी रहते हैं, 3 आदमी रहते हैं, और आदमी वोट कितनी थी? 80 60 50। एक पते पर थोक 10,452 अमान्य तस्वीरें, स्वप्निल श्रीवास्तव, और इतना सा फोटो या फोटो है ही नहीं, या काटा लगा हुआ, या वोटर लिस्ट में नहीं है, एपिक पे है उधर नहीं है, एपिक पे नहीं है वहां है, इस टाइप का 4132। और फॉर्म 6 में तो कमाल ही हो गया। फॉर्म 6 किसका होता है कि आप नए वोटर बने हैं 18 से 22, और वो जो पहली बार के वोटर होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 होता है। यहाँ 60 साल के आदमी का फॉर्म 6 है, 70 साल के आदमी का फॉर्म 6 है, 85 साल के आदमी का फॉर्म 6 है, यानी कि नए वोटर 33,692। अभी तक स्वप्निल भाई जो हम बात करते थे, आपने तमाम, आपका भी बड़ा तजुर्बा है, अभी तक क्या चर्चा होती थी इस देश के अंदर पिछले कुछ चुनावों से, महाराष्ट्र के बाद खासतौर पर जब चोरी पकड़ी गई, वहां क्या चर्चा चली कि वहां इलेक्शन कमीशन ने एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ले लिया।
एडिशन कमीशन ऑफ हम्म। इंडिया। तो बड़े पैमाने पे वोट, जो वोट 4.5 साल में नहीं जुड़े, वो आखिरी के 6 महीने में लोकसभा और विधानसभा के बीच में जोड़ दिए, तो वो बिकम बन गया एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आप बिहार में जाएंगे, मानेंगे नहीं मुझे पता है, तो मैं पहले ही बता देता हूं, बिहार के अंदर अब क्या चल रहा है, डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, यानी के 7,92,00,000 वोट थे, एक SIR 1 महीने के अंदर कराने के नाम पर 65 लाख वोट एक झटके में उड़ा दिए। इसको कहते हैं डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो डिलीशन हो, और चाहे वो वोटर्स का सुप्रेशन हो, ये सारा आपको कहां लेके जाता है भारत की डेमोक्रेसी को, इसको कहते हैं इलेक्शन कैप्चर ऑफ इंडिया। कि भारत का चुनाव एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक संगठन को, एक सरकार को, एक पार्टी को जिताने के लिए इलेक्शन को कैप्चर कर लिया जाए। तो जो संवैधानिक संस्था जिसका काम, जो रेफरी थी, जो एम्पायर थी, वो एक प्लेयर हो गई। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन का, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम को केवल पहला पेज दिखाएं, पहला पेज फर्स्ट, उसका इंट्रो पे जो पहला पेज है, उस पे इससे अगला, उस पे आप दिखाएंगे कि जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिखाई, उसमें राइट हैंड में मोदी और शाह की जोड़ी है, ये देखिए, कमाल देखिए आप। और इस तरफ चुनाव आयोग की टीम है, और इसमें जो फोटो लगाया है वो जान पूछ के राजीव कुमार का लगा हुआ है, राजीव कुमार का भी है जी। वो क्यों लगा है उसका भी मतलब समझ लीजिए। और राहुल गांधी ने जो इसको कंक्लूड किया है एक कंस्टिट्यूंसी के बेसिस पे, अगर आप इसको मॉडल माने, तो देश में कितनी कंस्टिट्यूंसी असेंबली की, तो सोचिए कितनी वोटों का खेल होगा। और उन्होंने कोई ईवीएम, कोई वर्ड और वोटर कार्ड, कुछ नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हमें केवल चुनाव आयोग पिछले 15 साल का जो वोटिंग डेटा है, जो वोटर लिस्ट है, उसको हमें डिजिटल फॉर्मेट में दे दे। यही मांग की ना उन्होंने। उसमें क्या होगा स्वप्निल भाई, अगर वो वोटर लिस्ट मिल जाए डिजिटल, तो 5 मिनट के अंदर आपको पूरे जो 2014 से लेकर के आज तक की जितनी चुनावी जीत हुई है, उसका 5 मिनट के अंदर फॉरेंसिक एनालिसिस हो जाएगा। पता है आपको सारे टूल्स आजकल। क्या चुनाव आयोग ये करेगा? जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट भी ऐसी देता है जो स्कैन प्रूफ है, तो ये क्या कैसे देगा? और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई राहुल गांधी की, उसके दौरान ही आपको कल्पना कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स था। कर्नाटक का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मैसेज आता है, सीईओ की तरफ से, कि क्या राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो इसको ऑन आउट कह सकते हैं? सोचिएगा आप निर्लजता का लेवल। अरे भले लोगों, तुम संविधान के रक्षक हो, कोई बात कह रहा है, आपको क्या कहना चाहिए? या तो आप कहिए ये सच है, या आप कहिए ये झूठ है, या आप ये कहिए कि हम इसकी जांच करेंगे। आपने इन तीनों में से कुछ नहीं कहा। आप क्या कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इसको ओथ पे कहेंगे? और राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया कि मैं राजनेता हूं, विपक्ष का नेता हूं, संवैधानिक पद पर हूं, मेरा कोई भी शब्द आप ओथ ऑन ओथ मान सकते हो, मैं तो सबूतों के साथ बात कर रहा हूं। तो आज भी चुनाव आयोग को इतनी शर्म नहीं आई कि वो केवल यही कह देता कि हम इसकी जांच करा लेंगे, क्योंकि उनके पास तो जांच कराने में 2 ही मिनट लगेंगे, उनके पास तो डिजिटल फॉर्मेट में है ना। आप एक की दबाइए, एआई बता देगी जो राहुल गांधी ने 6 महीने में निकाला है, वो तो 6 मिनट नहीं लगने यहाँ पे। तो चुनाव आयोग किस तरीके से कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए मैंने आपको शब्द कहा है इलेक्शन कैप्चर ऑफ इंडिया। आप एक चीज की कल्पना कीजिए ना, 2014 के बाद जितने चुनाव होते हैं, माहौल क्या, परिणाम क्या होता है, एग्जिट पोल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, परिणाम क्या है। और ये जो स्केल जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने बिहार का जैसे आप कहा कि 65 लाख वोटर तो गायब ही कर दिए। छोटा सा जी। उदाहरण देता हूं, बिहार का जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 में, आपको पता है जेडीयू और आरजेडी के बीच में वोटों का कितना डिफरेंस था? 12,000 समथिंग। सरकार इधर से उधर होगी बिहार जैसे राज्य में। और हरियाणा में जो पिछले साल चुनाव हुआ विधानसभा का अक्टूबर में, यू विल बी शॉक्ड एंड स्टन्ड, 22,779 वोट, 22,779 वोट्स का हार और जीत का अंतर है कुल स्टेट का। इतनी वोटों में सरकार उधर चली गई। और जो पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक महादेवपुरम सीट पर 1,250 वोटों का खेल कर सकती है, तो आप सोचिए इस देश में किस तरह के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कैसे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कोई आपको शंका हो तो चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव देख लीजिए, जो मसीह ने करवाया था, कैमरे के ऊपर सरेआम पूरे देश ने देखा। तो ये सारा चुनाव का जो पैटर्न है, ये भारतीय लोकतंत्र के क्रेडिबिलिटी पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और राहुल गांधी ने जो कहा था वो आज करके दिखा दिया सबूतों के साथ। ठीक है हेमंत जी, जो सीईओ साहब ने अभी इसे पीडीएफ के लिए, पीडीएफ को थोड़ी देर के लिए हटाइए जरा।
हाँ, राहुल गांधी ने तो आज जो है कुंडली खोल दी, एटम बम फोड़ दिया। अब जो आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया, जो लेटर अभी राहुल गांधी को लिखा गया, अभी हम दर्शकों को वो लेटर भी दिखाएंगे। लेकिन ये जो सर्वनिरपेक्षता है, आपका ही शब्द है, सर्वनिरपेक्षता चुनाव आयोग का, ये जो सर्वनिरपेक्षता है, ये कहां जाकर रुके? और मैं टू द पॉइंट आना चाहता हूं। जो राहुल गांधी ने खोज करके निकाला है, उसमें 5 तरीके हैं वोट चोरी के। उन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल दिया। एक गुरकीरत सिंह है, 4 जगहों पे उनका नाम है, ये रही स्क्रीन पे आ गई आपके। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की थी, उसमें एक शकुन रानी है, भाई 85 साल की उम्र है, लेकिन पहली बार जा रही है वोट डालने। 90 साल 95 साल वाले भी भरे पड़े हैं। एक पते पे 46 लोग 47 लोग वो भी रह रहे हैं। टू द पॉइंट सवाल ये है कि ये सारी चीजें तो राहुल गांधी ने खोलकर निकाल दी, दे दिया, चुनाव आयोग के सामने दे दिया। लेकिन जो रवैया अभी दिखा, अगर वो ट्वीट आ गया हो तो जैसे ही आया वैसे ही चला दीजिएगा, वो लेटर चला दीजिएगा, वो ट्वीट चला आ गया, ये देखिए। लेटर टू श्री राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, एक्सपेक्टिंग द साइन डिक्लेरेशन एंड ओथ। हटा दीजिए, हटा दीजिए इसे। इसे इसे कहते हैं चोरी भी, सीना जोरी भी, और आपकी भाषा में शर्मनिरपेक्षता। राहुल गांधी ने खोज करके निकाला, आपने पहले तो सारी अड़चने खड़ी करी। ये लग रहा है हेमंत जी, ये रुकने वाला है, ये मानने वाला है चुनाव आयोग? लग रहा है आपको राहुल गांधी ऐसे खुलासे कर देंगे तो ये चुनाव आयोग रुक जाएगा? और अगर नहीं रुकेगा तो फिर तरीका क्या है, तरीकेकार क्या है इसे रोकने का? स्वप्निल भाई, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मैंने चुनाव आयोग 20 साल कवर किया है लगातार एज ए बीट। कभी भी कोई जी, बड़े से बड़े विवाद होते थे, इस तरह का तो नहीं, लेकिन तमाम सवाल जवाब होते थे। कोई भी छोटे से बड़ा व्यक्ति है, तो विपक्ष के नेता की आप बात करते हो, कहीं से कोई सवाल उठता, कोई संशय होता, कोई शंका होती, चुनाव आयोग जवाब देता था, बुला करके मीडिया। हम्म, बिहार के अंदर इतनी बड़ी एसआईआर की एक्सरसाइज होगी, आपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, कोई बाइट देखा? सोर्सेज के द्वारा सब कुछ हो रहा है। ये काम तो मोदी जी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने एक लीफ तो वहां से ले लिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। दूसरा, सवाल का जवाब देना संवैधानिक संस्था का कर्तव्य है, नैतिक ड्यूटी है उसकी। और वो क्या कर रहा है कि सवाल का जवाब देने की बजाय हमला कर रहा है। आपने ये लेटर अब हम्म, दिखाया, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कर रहा था दूसरे शो के अंदर कि वहां से ये आ गया। हम्म, चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा, जिस भाई साहब ने किया है कर्नाटक सीओ ने, कि हम इसकी जांच कराएंगे, अब तक नहीं कहा। यानी कि वो समस्या को स्वीकार करने को तैयार नहीं है स्वप्निल भाई। यही तो नया भारत है। देखिए, नए भारत की आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी। आप छोटे में बता देता हूं। हम्म, 2014 के बाद मोदी जी ने नया, 2025 में आते ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने नया चुनाव आयोग बनाया, फिर बताया विपक्ष को कि देखिए नया चुनाव आयोग बताया क्यों। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सच्चे भारतीय की परिभाषा बताई, तो वो नई न्यायपालिका है। महाराष्ट्र के हम्म, अंदर एक भाजपा की प्रवक्ता को कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जज बनाने के लिए रिकमेंड किया, ये नई जी, न्यायपालिका है। इसको दूसरा पक्ष देखिए इसका, जब किसी भी समाज का नैतिक पतन होता है ना, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अदरवाइज। जब ऊपर से नीचे तक ऐसी शर्मनिरपेक्षता होगी, तो आप कौन से लोकतंत्र की बात करें? कुछ लोग प्रवक्ता हैं इसलिए हाईकोर्ट जज है, और कुछ लोग जज बनने के बाद भी प्रवक्ता हैं, उसका क्या करेंगे आप? विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द हायर जुडिशियल इन दिस कंट्री। और ये बात दुष्यंत दवे साहब ने बहुत कायदे से, जब के बाद अपनी प्रैक्टिस के बाद वो लिया, संन्यास लिया अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने भारत के तमाम सीजीआईज के बारे में मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या बातें कही, वो आई ओपनर। और मैं तो सारी जुडिशरी से एक ही आग्रह करता हूं कि जो दवे साहब ने जो दिया है इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू है, इस देश के हर सर्विंग और रिटायर्ड जज को उसको सुन करके और एक बार अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि वो कहां खड़े थे। आपके सवाल पे आता हम्म, हूं, नया भारत पुराना भारत हो गया। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस पैमाने पर इस व्यवस्थित स्तर पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई भारत के इतिहास में। 1952 से लेकर के आज तक मतदाता सूची में हेराफेरी अपने आप में कोई नई घटना नहीं, आरोप लगते रहे, लेकिन स्केल बड़ी घटना है। जिस स्केल पे हुआ, एक विधानसभा और 1,250,000 वोट। आपको नहीं जो लोकतंत्र है वो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा चुनाव आयुक्तों के रहते
जिस तरीके से वो हर चीज को नकार रहे, समस्या को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारतीय लोकतंत्र कहीं दम तोड़ रहा है। हमारा एक ही तो ऐसा अधिकार था जो सरकार हमें बुला करके देती थी, वो वोट का अधिकार। यहाँ स्वप्निल का नाम काट दिया, मेरी 4 जगह वोट बना दी, किसी की 8 जगह बना दी, एक ही शहर में बना दी, बेंगलोर में भी बना दी, वाराणसी में भी बना दी, लखनऊ में भी बना दी, महाराष्ट्र में बना दी, कोई पूछने वाला नहीं। एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो ये पिक्चर्स दिखाई ना आपने, 7 फुट का ढेर आपने जो दिखाया कागजों का, हाँ 300 दिखाइए। किलो, ये 300 किलो कागज है, छोटे मोटे नहीं। भारतीय चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं कथित तौर पर इस सब के कारण, जो उसकी कार्यशैली, उसमें कहीं ना कहीं स्वप्निल भाई लोकतंत्र का गला घोट दिया है। और बेमतलब का ये कचरे का ढेर आप किस लिए देख रहे हो डिजिटल के ढेर उसमें दौर में? एक मैंने आपसे कोई चीज मांगी, आप मुझे मेल कर दो सारी वोटर लिस्ट, बात ही खत्म होगी। अगर आप ईमानदार हो और अगर आप बेईमान हो तो आप ये ढेर दोगे मुझे, और जिसके अंदर स्कैन नहीं हो पाएगा, जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन नहीं कर सकता है। ये आपकी ईमानदारी पे, आपकी जो पूरी जवाबदेही है, पारदर्शिता है, उस पर सवाल खड़े करता है। आपको इन कागजों में कुछ मिल भी जाए तो उसे हर निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले मजिस्ट्रेटों के जो अर्धन्यायिक अधिकार है, क्वासी जुडिशियल पावर जिसको आप कहते हैं, क्या उसको खत्म कर दिया जाएगा? कर देंगे आप? वो तो चल रहा है ऐसे। और राहुल गांधी ने इसीलिए क्या कहा कि कोई बूथ अधिकारी हो या कोई कितना ही बड़ा हो, जिस दिन सरकार पलटी सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। ये कोई आइसोलेशन में एक इंडिविजुअल ने नहीं किया है, ये एक पूरा सिस्टमेटिक खेल है। और ये जनादेश पे डकैती, ये लोकतंत्र पे डकैती। आपको एक ही अधिकार ऐसा था जिसमें आपको मिल ही जाएगा 18 साल का होते। अब चुनाव आयोग SIR के नाम पर बिहार में जो कुछ कर रहा है, 65 लाख वोट काट दिए, कह रहा है ड्राफ्ट सूची में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम तब देखेंगे जब बड़े पैमाने पर वोट कट जाए। अगर स्वप्निल भाई, इस देश के लोकतंत्र में संविधान ये कहता है कि अगर एक भी वोट गलत पड़ा है, एक भी वोट पड़ा है गलत, तो वो दैट इलेक्शन इज लायबल टू बी डिसबैंडेड। ये संविधान है। और क्या मैसेज आ रहा है कि बड़े पैमाने पर जब वोट कट जाएंगे तब हम देखें। सोचिए आप, अब ये भी नहीं पता मुझे तो कि 65 लाख वोट ज्यादा है या कम, क्या पता इससे भी ज्यादा काटने पड़े, तब सारा होगा। मुझे लगता है कि अब इस देश की जनता को बात सोचनी पड़ेगी कि ये देश का लोकतंत्र जा रहा है। आप क्या, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने क्या कहा कि भाई हमने ला दिए, चुनाव आयोग इसको जुटला दे। सुप्रीम कोर्ट को क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसको, या कर्नाटक हाई कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इनको बुला करके यह आदेश नहीं देना चाहिए कि कर्नाटक की सारी वोटर लिस्ट, चाहे वो विधानसभा की थी चाहे लोकसभा की, आप दीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, 5 मिनट में खेल हो जाएगा, 5 मिनट में। और जो ये रह रहकर जो सारी चीजें आप सोच रहे हैं ना, अमेरिका का टैरिफ, मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत कीमत अदा करनी पड़ेगी, चेहरे की जो भाव भंगिमाएं उड़ी हुई है, ट्रंप जो कुछ कर रहा है। आज राहुल गांधी ने क्या कहा कि मैं ईवीएम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वोटर लिस्टों की शुद्धिकरण की बात कर रहा हूं। इन वोटर लिस्टों के सारे तो कोई भी चुनाव जब चाहे जिता दो, जैसे चाहे, एडिशन कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, सुप्रेशन कर दो, जो मर्जी आए कर दो। अल्टीमेटली तो दिस इज कैप्चरिंग ऑफ द होल मैंडेट एज सच। ये जो चीज, हेमंत जी, जी हेमंत जी, एक चूंकि इस समय का भी थोड़ा अभाव है, जल्दी जल्दी से 2 सवाल, और ये दोनों सवाल मैं नहीं चाहता हूं छूटे। अब दर्शक बहुत समझदार है, न्यूज लॉन्चर के दर्शक है, वो समझदार है, मैं एक इशारा कर रहा हूं, वो समझ जाएंगे, आप तो समझ ही जाएं। इस देश के एक बड़े जज आने वाले दिनों में मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वो आपके गृह राज्य में पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनके घर पे डिनर करते हैं, एक होटल में डिनर करते हैं, माफ कीजिएगा। उस वक्त पे जब ये सब कुछ हम देख रहे हो, जब टिप्पणी आ रही हो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी 9 अगस्त की तारीख तक एडीआर को डेटा देने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट में, बिहार SIR का 65 लाख का, और जब प्रशांत भूषण ने यह कहा कि भाई ये 65 लाख का डेटा तो अपोजिशन को भी दे देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि 65 लाख में कौन पलायन कर गया है, किसकी मृत्यु हो गई है, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए, नहीं तो वेरीफाई कैसे होगा? तो कहा क्या जाता है कि भाई ऐसा है, वो बाद में पता चलेगा, वो हम बाद में देखेंगे, अभी 9 अगस्त तक आप डेटा ले लीजिए, फिर आप खोजते रहिए उसमें। तो जैसे राहुल गांधी को आपने डेटा दे दिया था, उनको तो 6 महीने लगे, तो बिहार चुनाव तो 6 महीने में बीत जाएगा, उसके बाद खोजेंगे। न्यायपालिका से उम्मीद बची है क्या इसमें? सुप्रील भाई,
जब किसी समाज का, किसी सिस्टम का, किसी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस का जब पतन होना शुरू होता है, तो आइसोलेशन में ये नहीं हो सकता कि एक का हो गया और दूसरा बच गया। जब वो पतन होगा तो बिल्कुल सेम उस पे होगा, क्योंकि सब उसी समाज से आते हैं। और इस देश के अंदर जो संविधान था, माफ कीजिएगा, वो था इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चार जो आपने पिलर्स बताए थे, न्यायपालिका, विधायिका और सो कॉल्ड मीडिया। तो मीडिया तो पोमेरियन है, उस पर तो कोई बहुत चर्चा आपको करने की जरूरत है नहीं। वो तो कीर्तन कर मीडिया रहा है। अगर बची होती हेमंत जी तो आज राहुल गांधी को रिसर्च करके डेटा नहीं देना पड़ता। ये काम हम ही कर जी, रहे होते, बिल्कुल ठीक है। ये तो काम हम ही मीडिया कर को रहे तो होते। आपने तो मीडिया को तो लैपडॉग बना दिया आपने, ठीक किया, आपको बधाई उसके लिए। अब बच गया कार्यपालिका का, आप हाल देख लीजिए, विधायिका का हाल देख लीजिए, न्यायपालिका का। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मोदी सरकार ने 11 साल में एक काम बड़ा महान किया है। लोकतंत्र की दृष्टि से वो निकृष्टतम है, लेकिन सिस्टम की दृष्टि से बड़ा महान काम है सत्ता में कायम रहने के लिए। वो क्या था कि जो हमारे संविधान में जो इंस्टीट्यूशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। अब उसको कमिटेड बनाया जा रहा है। मोदी जी का दिल मांगे मोर, एवरीथिंग इज कमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में हमारे सीजीआई है। रातों रात कानून का जो कानून 1950 से नहीं बना था, वो कितने दिनों में बन गया? कानून बनाया कि सीजीआई बाहर होंगे उससे, और जितने भी इलेक्शन कमिश्नर आज तक हुए हैं, जो अब, उनको अपने ऑफिस के दौरान लिए गए किसी भी फैसले के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकेगा। भारत के प्रधानमंत्री को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है बाद में, और पद पे रहते हुए भी। याद होगा आपको नरसिम्हा राव को बिस्किट वाले केस के अंदर, सेंट किट्स के अंदर समन हुए थे, याद होगा आपको। तो जो प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी नहीं, केवल राष्ट्रपति को इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी चुनाव आयोग किसने दी और क्यों दी? कोई बता सकता है वो क्यों दी? उसका जवाब आज कर्नाटक की ये जो आज एटम बम जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, ये उसने दिया कि क्यों वो इम्यूनिटी चाहिए। अगर वो इम्यूनिटी नहीं होगी तो कोई देगा, सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी इज्जत भी प्यारी है। सुनील अरोड़ा के समय जो सिलसिला शुरू हुआ था, तब से लेकर के अब तब जब अशोक लवासा ने सवाल उठाया, क्या सवाल था अशोक लवासा कि साहब प्रधानमंत्री ने जो किया है ये गलत है, उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। क्या नोटिस? क्या आपने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया? आप सोच सकते हैं उनके परिवार के साथ क्या किया गया। उनको इस्तीफा देना पड़ा संवैधानिक पद पर। जैसे धनखड़ साहब गए ना, धनखड़ साहब ने तो सेहत का हवाला दे करके चलो वो तो इज आउट हो गए, उसके बाद कोप भवन में ही है, वो दिखे नहीं किसी पास, फोन पे भी नहीं। लवासा साहब के साथ क्या हुआ? आरबीआई के गवर्नर्स कहां चले गए? कभी सोचिएगा इस बात को। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस थी, उसको बदल करके कमिटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस किया जा रहा है। और ये देश की न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा कि ये वही सरकार थी जिसने एनजेएसी ला करके। आपने कहा कि कोई जज किसी मुख्यमंत्री के साथ भोजन कर रहे थे, आप तो बहुत छोटी बात पे चले गए। आप बड़ा देखिए, इस देश के सर्विंग सीजीआई श्रीमान चंद्रचूड़ महोदय, उनके घर पे गणेश पूजा कौन कर रहा था? माननीय प्रधानमंत्री जी, सर्विंग जज सीजीआई। जी, उससे पहले वो आपने कहीं फोटो देखा था पूरे कैरियर में कहीं और किसी प्रधानमंत्री के साथ घर में पारिवारिक? और वो तो फोटो उन्होंने अगर रास्ता वहां, दिखा दिया ना। जी, तो फिर आप मुख्यमंत्रियों पे विचार, अब सारे के या तो प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, सारे प्रधानमंत्री के भी नहीं जा सकते। तो ठीक बात है। एक जज जो सच्चे भारतीय की बात कर रहे थे, उनका शिंदे के साथ और फडणवीस के साथ फोटो 2 दिन पहले। फडणवीस के साथ। तो आप जी, एक के पीछे क्यों कह रहे हैं? दूसरे भी हैं। एक प्रधानमंत्री के साथ थे, एक फडणवीस के साथ थे, तो नायब सिंह सैनी क्यों पीछे रहे भाई? ये आप जाति कर रहे हैं उनके साथ, सबका अधिकार है। नहीं ये भी ठीक इसको है। जो है ना, और स्वप्निल भाई, हाँ, इसको पॉजिटिव स्पिरिट में देखिए आप। किसी को हाँ, सीजीआई बनना है आगे, उसको पावर प्रोजेक्शन भी चाहिए ना। तो जब सत्तारूढ़ ठीक। पार्टी के किसी एकलव्य के साथ आपका फोटो है, तो वो आपकी पावर प्रोजेक्शन करता है। वो मेरे और आपके लिए कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम तो मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं, हम सच्चे भारतीय भी नहीं है। अगर हम सच्चे भारतीय हाँ, होते तो मोदी जी की जय जयकार कर रहे होते। अब बतौर सुप्रीम कोर्ट के जो सच्चे भारतीय जज हैं, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय इस तरह की बात बाहर नहीं करता। हम कर रहे हैं ना, तो हमारी दोनों की सच्चाई भी संदिग्ध है। और जो लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, शिंदे के साथ, फडणवीस के साथ, नायब सिंह सैनी के साथ, कोई अपने गणेश पूजा कर रहा है, उनके बारे में मुझे और आपको सार्वजनिक टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? आप अवमानना में ठीक अंदर बात। जाना चाहते हैं, तो हाँ, वी सैल्यूट देम एंड वी रिक्वेस्ट देम, क्योंकि पावर प्रोजेक्शन बहुत जरूरी है आज के दौर में। अगर आगे हाँ, बढ़ना है
तो पावर प्रोजेक्शन, और रिटायरमेंट के बाद कोई बेहतर काम करना है, तमाम जस्टिस मिश्रा जैसे लोग हैं, जिन देखिए आप पहले वो एनएचआरसी के चेयरमैन बने, उसके बाद बीसीसीआई के ऑम्बड्समैन बने, तो उनसे प्रेरणा लीजिए आप और सच्चे भारतीय की ड्यूटी निभाइए। आप इस तरह की देशद्रोही बातें मत कीजिए सुप्रीम भाई। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने मेहनत करी, 2024 की लिस्ट खंगाली, हमने एसआईआर का ड्राफ्ट रोल खंगाला था। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा लेके आइए, ये देखिए, निर्वाचक का नाम अनुराधा गुप्ता, पिता का नाम फादर। इसके साथ ही साथ दूसरा देखिएगा, बड़ा मजेदार है, नेहा कुमारी निर्वाचक का नाम है, और मकान संख्या देखिए वो है चंदन कुमार। अगली लाइए, ये देखिए, इसमें हस्बैंड है, पति का नाम समा खातून, पिता का नाम फादर, जुलेखा खातून, पति का नाम हस्बैंड राजा बाबू, मोहम्मद सलमान, पिता का नाम फादर, और रेखा देवी और हस्बैंड लक्ष्मीना देवी। जरा सोचिए, रेखा देवी हस्बैंड लक्ष्मीना देवी। हटाइए, अगला लाइए, जो भी हो दस्तावेज लेते आइए एक एक करके। ये देखिए, इसमें भी वही सारी चीजें, और इसमें 938 नंबर खास तौर पे ध्यान दीजिए, बाकी सब तो एक जैसा ही है, 938 पे ध्यान दीजिएगा। प्रियंका राज, पिता का नाम फादर, वोटर ईद कार्ड। हटा दीजिए, अब सब हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। जो कर्नाटक में खोजकर राहुल गांधी ने निकाला, वो सारी चीजें एसआईआर के ड्राफ्ट रोल में अभी भी हेमंत जी दिखाई दे रही। ये हमने जो शोध किया था, ये हमने आज से 6 दिन पहले किया था, 6-7 दिन हो गए तकरीबन, अंदाजन हमने तब भी किया था, तब भी दर्शकों को दिखाया था। ये व्यवस्था जो उस समय से अब तक चल रही है, ये कैसे सुधरेगी? क्योंकि जितने सवाल राहुल गांधी ने उठाए, वो सारे सवाल आज भी जीवंत हैं, जिंदा हैं। कर्नाटका की बात उन्होंने कर ली, कर्नाटका पे उन्होंने शोध कर लिया, लोकसभा के टाइम का शोध कर लिया। अब बिहार के चुनाव है, बिहार में यही चल रहा है, कुछ और नहीं चल रहा है जी। नहीं स्वप्निल भाई, फिर आप वही सच्चे भारतीय की परिभाषा से बाहर जा रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आपको ऐसा कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है, माननीय मोदी जी ने नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप किसी भी चीज का विश्लेषण करने बैठ जाए। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो कर रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। देश झेल रहा है क्योंकि उसने इसको अपनी नीति मान लिया है। मेरा और आपका काम को एक लाइट दिखाना। राहुल गांधी ने जो काम किया, सबूतों के साथ किया। जो आपने काम किया, मेहनत से किया, शिद्दत से किया, और जो बतौर एक मीडिया के साथी के तौर पे जो आपने ये संवैधानिक दायित्व निभाया, जवाबदेही तय कर देगा, वो हम सब का काम है अगर हम समझे तो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, आज के दौर में आप देशद्रोही वाली हरकत ना करें। सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है, और पाप का घड़ा भरता जरूर है, समय लग जाता है, और मुझे लगता है कि वो घड़ा भरने का समय भी आ गया है। और जिस तरीके से कर्नाटक में जो चीज हुई है, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वो तो ओपन एंड शट केस ही था। तो जब महाराष्ट्र में एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं चला, तो बिहार में डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया चला। और ये जितने भी एड्रेसेस हाउस नंबर 0 फादर्स ने भी जो आप दिखा रहे हैं, ये कोई यहाँ का स्पेसिफिक नहीं, देश की कोई वोटर लिस्ट, और इसीलिए वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं दे रहे। इसको समझिएगा। जिस दिन ये खुलासा हो गया, उस दिन साल के सारे चुनाव, सारी जीत कैसे सेलिब्रेट नहीं होती, कैसे ओपिनियन पोल गलत निकलते हैं, कैसे हमें गालियां पड़ती हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को जो फील्ड में घूम के रिपोर्ट देते हैं, हमें गालियां पड़ती है कि आप जर्नलिज्म छोड़िए। कोई ये नहीं बता रहा कि किन कारणों से वो जीत और हार हुई। अब हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम 12,000 13,000 का चुनाव को कॉल करें, और जब एक विधानसभा में 1,250 वोटों का खेल हो, तो केवल मोदी ही ये बता सकते हैं, या उनका इकोसिस्टम, जैसे उन्होंने पिछली बार बताया था कि 302 सीट आएंगी, और एग्जैक्टली 302 ही सीट आएंगी। तो दे आर प्रिवी टू दोज फैक्ट्स, यू एंड मी आर नॉट। तो इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि वो उनको कीर्तन करना है, भजन करना है, या अपने अधिकार बचाने हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको भी और सारे दर्शकों को और देश के नागरिकों को भी कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए अब यज्ञ में पूरी आहुति दें। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया हेमंत जी। कुल मिलाकर बात वही है, एक उम्मीद है। हेमंत जी ने ये कहा, इस बात को अंडरलाइन किया कि अगर एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे उजागर हो गया, वैसे डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं चल पाएगा बिहार। हम भी इसी बात पे उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद न्यायपालिका से है, हमें उम्मीद है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से, और फिलहाल मुकदमा उनके बारगाह में भी। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। शुक्रिया।